तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज हम लोग बेसिक लेक्चर स्टार्ट करेंगे और इसमें हम लोग कुछ जनरल डिफाइनिंग टर्म्स आज समझेंगे, ठीक है। और ये वो टर्म्स होंगे जिसकी इस चैप्टर में हमको बार बार ज़रूरत पड़ेगी। ये वो टर्म होंगे जिसको बार बार हम आगे यूज़ करेंगे और इसकी मीनिंग आपको एकदम क्लियर होने चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए तो हेडिंग बनाइए, सम जनरल डिफाइनिंग टर्म्स। ठीक है, बेसिक्स इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमको बेसिकली सेल के बारे में पढ़ना है ना, और सेल के अंदर कैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है ये हमको पढ़ना है। तो सेल हम बहुत टाइप के पढ़ेंगे। एक मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। एक हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये होगा कि दो कंपार्टमेंट होंगे जिसको हम हाफ सेल और हाफ सेल बोलते हैं। एक में ऑक्सीडेशन होता है, एक में रिडक्शन होता है, और दोनों एक साथ होते हैं, इसलिए कौन सा रिएक्शन हो गया? रिडॉक्स, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन होता है, दो अलग अलग कंपार्टमेंट होंगे, एक में ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एक में रिडक्शन रिएक्शन। अब आप ये समझ गए कि ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं और रिडक्शन किसको बोलते हैं, क्योंकि हमने उसके बहुत सारे टर्म डिफाइन कर लिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के। तो ऑक्सीडेशन वो होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जहाँ से, ठीक है। जो भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसका क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसका रिडक्शन, ठीक है। तो देखिए, ये सेल है, दो कंपार्टमेंट। दोनों कंपार्टमेंट को हम बाहर से, जो चीज़ हमको दिखती है बाहर से, हम इसको वायर से जोड़ते हैं। वायर से दोनों कंपार्टमेंट को किससे जोड़ रहे हैं? बाहर से, वायर से। तो वायर में से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, ठीक है ना। वायर में से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। जिस कंपार्टमेंट से इलेक्ट्रॉन निकलेगा हम बोलेंगे उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिस कंपार्टमेंट में वायर में से इलेक्ट्रॉन आएंगे उसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो ये तो बाहर से दिखा हमको कि एक में से इलेक्ट्रॉन चला और दूसरे में आ गया। तार लगाया था हमने, वायर लगाया था, लेकिन ये सर्किट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ना, क्योंकि सर्किट कंप्लीट होता है जब इलेक्ट्रॉन चल करके ऐसे पूरा एक लूप बनाए, बीच में कहीं रुके ना। समझ में आया? बीच में कहीं पर भी रुकना नहीं चाहिए चार्ज को। चार्ज रुक गया तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, इसलिए चार्ज का चलना जरूरी है और एक क्लोज लूप में चलना जरूरी है। जब सर्किट कंप्लीट होता है तभी चार्ज दौड़ते हैं, ठीक है, और तभी करंट बनता है। अगर बीच में से कहीं से भी सर्किट कट गया तो फिर करंट नहीं बनेगा। तो बाहर से तो हमने तार लगा रखा है, तार में से इलेक्ट्रॉन दौड़ के आ जाएंगे एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट। अंदर क्या होगा? तो आंसर है, अंदर लिक्विड भरा होता है और लिक्विड के अंदर आयंस होते हैं। वो आयंस लिक्विड में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और आयंस का चलना भी क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। आयंस क्या चीज़ है? चार्जेस। चार्ज जब भी चलेगा हम बोलेंगे करंट पैदा हो गया, करंट फ्लो हो गया। समझ में आई बात? तो सर्किट के बाहर जो तार है, वायर, वायर क्या है? मेटल। तो मेटल में से कौन दौड़ के जाता है? इलेक्ट्रॉन। और जहाँ मेटल नहीं है अंदर तो लिक्विड भरा हुआ है, जैसे H2SO4 का एसिड होता है बैटरी के अंदर। बैटरी के अंदर एसिड भरा होता है ना H2SO4 का। एसिड में तो ये दो कंपार्टमेंट तो अलग अलग हैं, तो फिर इसको जोड़ता कौन है? तो आंसर कोई नहीं जोड़ता, इसमें एसिड भरा होता है, और एसिड के अंदर आयंस होते हैं H+ और SO4-। तो आयंस क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और ये सर्किट कंप्लीट करवाते हैं। समझ में आया? इसको अभी इमेजिन करिए, बाद में इसको डिटेल से हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो देखिए, इसमें दो तरह के मेथड इन्वॉल्व हो गए। एक, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है किसमें से? वायर में से। और वायर क्या है? मेटल कंडक्टर, ठीक है। तो एक तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई हुआ, और दूसरा जहां मेटल नहीं है वहां हम किससे करंट पैदा करवाएंगे? फ्लो ऑफ आयन से। एसिड के अंदर कौन है? आयन। तो आयन जब चलेगा तो भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट हम दो तरह से फ्लो करवाते हैं। जब हमारे पास मेटल होता है तो मेटल में कौन दौड़ता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के चलने की वजह से करंट फ्लो होता है मेटल में, ठीक है। और जहां मेटल नहीं होता वहां करंट कैसे फ्लो होगा? आयन के चलने से। किसके चलने से? आयन। आयन मतलब चार्ज होता है। चार्ज जब भी चलेगा, किसी भी रूप में चले, चार्ज चला मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो गया। अब हमारे पास जहां पर इलेक्ट्रॉन है तो हम इलेक्ट्रॉन को दौड़ा लेंगे, और जहां इलेक्ट्रॉन नहीं होता वहां किसको दौड़ाएंगे? आयंस को दौड़ाएंगे, और जब भी चार्ज चलेगा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से हम अपना सर्किट कंप्लीट करेंगे। आई बात समझ में? ठीक है। तो
इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए हमारे पास दो तरह के कंडक्टर हो गए, ठीक है ना। कौन कौन से कंडक्टर? एक कंडक्टर वो है जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर के इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाते हैं, जिसको मेटालिक कंडक्टर बोलते हैं। और दूसरा, जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जहाँ मेटल नहीं होते, तो फिर वहाँ कौन दौड़ता है? आयन्स दौड़ते हैं। और आयन कहाँ से आते हैं? आंसर है इलेक्ट्रोलाइट से। इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन में जाकर के क्या देते हैं? आयन्स देते हैं, ठीक है। तो दो तरह के हम इसमें क्लासिफिकेशन बनाएंगे। सबसे पहले अपन मटेरियल का क्लासिफिकेशन करते हैं। मैटर को हमने दो कैटेगरी में बांटा। ये हम किसकी बेसिस पर क्लासिफिकेशन बना रहे हैं कि किसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाएगा और किसमें नहीं होगा, ठीक है। तो दो तरह के मैटर हम जानते हैं। पहले तरह का मटेरियल है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर। कोई भी मटेरियल, चाहे वो लिक्विड स्टेट का हो, सॉलिड स्टेट का हो, जिसमें भी करंट फ्लो हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं? विच अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज कंडक्टर एंड विच डू नॉट अलाउ नॉन कंडक्टर, इंसुलेटर। तो दो तरह के मैटर हम पहचानते हैं। पहला मैटर कौन सा है भाई? बोलिए। कंडक्टर्स। और कंडक्टर किसको बोलेंगे? which can conduct electricity through it, which can conduct electricity through it, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराए, अपने अंदर से चलने दे। कंडक्ट कराना मतलब कंडक्शन, चलने देना, अलाउ कर देना, वो क्या है? कंडक्टर। और जो नहीं अलाउ करेगा उसको क्या बोलेंगे? इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर, ठीक है। एक एक टर्म ध्यान से समझते चलेंगे। इंसुलेटर मीन्स विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा वो क्या कहलाएगा? नॉन कंडक्टर कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए, हमको तो भाई बैटरी बनाना है, सेल बनाना है। इसका मतलब है हमको क्या चाहिए? कंडक्टर चाहिए कि नॉन कंडक्टर चाहिए? हमको कंडक्टर चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, हमने कंडक्टर के क्लासिफिकेशन किए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के बेसिस पर कि कैसे कैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। कंडक्टर का क्लासिफिकेशन किया। और अभी अभी मैं आपको बता रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो हो सकती है? चार्ज के चलने से। और चार्ज कभी इलेक्ट्रॉन बन के चलता है और कभी आयन्स बन के चलते हैं। तो हमने कंडक्टर के फिर से क्लासिफिकेशन किए, किसके बेसिस पर? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पर, ठीक है। तो यहां पर नोट बनाइए। ऑन द बेसिस ऑफ mechanism of flow of electricity, conductors can be divided into two parts, ठीक है। कंडक्टर को कितने भाग में हमने क्लासिफिकेशन कर दिया? दो भाग में। एक, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होगी, ऐसे कंडक्टर को क्या बोलेंगे? मेटालिक कंडक्टर। यानी देखिए, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा तो वो इलेक्ट्रॉन दौड़ा लेगा, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो क्या दौड़ाएगा? आयन्स दौड़ाएगा। और याद रखिए, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक करंट बन जाता है। सबसे पहली बात, करंट किसको बोलते हैं? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? तो आंसर है फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज जब भी दौड़ेगा, चार्ज जब भी चलेगा, तो हम क्या बोलेंगे? क्या फ्लो हो गया? इलेक्ट्रिक करंट, करंट बन गया। और चार्ज नहीं दौड़ रहा तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो होगा। करंट का बेसिक डेफिनेशन ही यही है, फ्लो ऑफ चार्ज। अब चार्ज कुछ भी हो सकता है ना, किसी के पास भी चार्ज हो। इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज हो सकता है, और आयन के पास भी चार्ज होता है, ठीक है ना। तो किसी के चलने से भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। तो हमने कंडक्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला देखिए, मेटालिक कंडक्टर्स, ठीक है। मेटालिक कंडक्टर किसको कहते हैं?
जिसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से हो, इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है। सो मेटालिक कंडक्टर्स आर द सब्सटेंसेस which conduct electricity by flow of electron, ठीक है, बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कोई भी मेटल जो आप जानते हैं कंडक्शन कैसे दिखाता है, बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो होते हैं आपको मालूम है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल, अपन पढ़ रहे थे फिजिक्स में ना, चार्जेस कहाँ से कहाँ फ्लो होते हैं, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। ये हो गई पहली चीज, मेटालिक कंडक्टर हमने बनाया। कंडक्टर का क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं ना दो तरह से। देखिए हमको करंट फ्लो करवाना है, एक अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉन किसके पास होता है, किसी भी मटेरियल के पास, लेकिन जिस मटेरियल का इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकता है उसको क्या बोलेंगे, मेटालिक कंडक्टर। और जिस मटेरियल का इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो सकता उसको क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स, नॉन कंडक्टर्स, इंसुलेटर, ठीक है। तो मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए जिम्मेदार कौन है, इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, अपन पढ़ रहे थे, फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से क्या बनता है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी इसकी खासियत ये होती है, ध्यान से सुनिए, दूसरी खासियत ये होती है किसी कंडक्टर में, जैसे कंडक्टर मतलब आप अपने दिमाग में क्या रखेंगे, जैसे वायर, हम अपने घर में वायर से ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह। जैसे स्विच बोर्ड से मुझे यहाँ पंखा चलाना है, बल्ब जलाना है, तो मैं वहाँ से वायर लेके आऊँगा ना। वायर क्या चीज़ है, मेटल, तो मेटल में से चार्जेस दौड़ के आएंगे तो करंट फ्लो होगा, है ना, समझ में आया। तो मेटल के पास क्या चीज़ है, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन चले ना, चले तो करंट फ्लो हो गया, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, जब किसी मेटल में से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी जब उसमें से फ्लो होती है, करंट जब उसमें से फ्लो होता है, तो क्या कोई केमिकल रिएक्शन होता है, कोई केमिकल रिएक्शन हुआ क्या। और अगर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ तो कोई तीसरी चीज़ बनेगी क्या। केमिकल रिएक्शन जब भी होता है तो उसमें से ज़रूर कोई तीसरी चीज़ बनती है। केमिकल रिएक्शन आप 10वीं में पढ़े हैं, 6 या 7 टाइप का होता है। कौन कौन सा, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन जिसको रिडॉक्स बोलते हैं, और क्या क्या आप लोग पढ़ते हैं, है ना। तो 6 या 7 टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो इसमें से कोई भी एक रिजल्ट हमको मिल सकता है देखने को, ठीक है। लेकिन जब भी किसी मेटल में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, तो वहाँ कोई रिएक्शन नहीं होता। अगर कोई रिएक्शन नहीं होगा तो कोई केमिकल चेंज भी पैदा नहीं होता वायर में। अदरवाइज हम लोग एक वायर को 10 साल, 20 साल, 50 साल भी चला सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा सकते हैं, वो वायर ख़राब नहीं होता, है ना। वायर कब ख़राब होगा, जब वो धूप में रहेगा, उस पर पानी पड़ेगा, धूप पड़ेगा तो सड़ेगा, तब जाके ख़राब होता है, कमज़ोर होता है। लेकिन अगर हम बिल्कुल सेफ रखें, अच्छे क्वालिटी को वायर लगाएं, तो आप देखते हैं वो वायर 10 साल तक चलेगा, ख़राब नहीं होता, देखिए ना, ठीक है। तो क्यों, उसमें से तो करंट कंटिन्यू फ्लो हो रहा है, लेकिन फिर भी वो वायर ख़राब नहीं होता, क्यों, क्योंकि उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, कोई केमिकल चेंज नहीं आता। तो याद रखिएगा, मेटल में से जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, और इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से, जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा मेटल में, तो उसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं आता। समझ में आया। सिर्फ एक ही चीज़ देखने को मिलती है कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होता है किसी मटेरियल में, तो वो वायर गर्म हो जाता है, मेटल गर्म हो जाता है। आपने देखा है, कंटिन्यू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाइए किसी कंडक्टर से और उसको टच करके देखिए, उसमें से हीट निकलती, गर्म हो जाता है। देखें, अरे भाई आप अपना टीवी चलाइए, 2-4-5 घंटे टीवी गर्म हो जाएगा। आप अपना मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल गर्म हो जाता है। जिस तार में से आप हैवी लोड ले रहे हैं, अगर मैं अपने ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से एक हीटर चलाऊं, हीटर, तो हीटर क्या करेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी उससे मांगेगा, डिमांड करेगा। हीटर को गर्म होने के लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो जिस वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आएगी वो वायर क्या हो जाएगा, गर्म, वो मेटल क्या हो जाएगा, गर्म, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट जिस कंडक्टर से फ्लो होते हैं उसमें रिजल्ट क्या मिलता है देखने को, सिर्फ उसमें से हीट निकलती है बाहर, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का एक इफेक्ट क्या है, हीटिंग इफेक्ट, ठीक है ना।
कोई केमिकल चेंज इसमें नहीं होता। तो ये आप याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, कोई केमिकल चेंज नहीं होता, सिर्फ कौन सा इफेक्ट मिलता है देखने को, ओनली हीट इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, सो नोट करेंगे इसको और इसको याद भी रखेंगे आप, नो केमिकल चेंजेस। या इसको ऐसे लिख लीजिए, नो चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन। ऑकर्स बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नो चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन ऑकर बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो भी आपको लिखना है। दूसरा, कौन सा इफेक्ट हमको मिलता है देखने को, हीटिंग इफेक्ट। तो जब भी इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, हमेशा उसमें से क्या निकलेगा, हीट। भले कम मात्रा में निकले या ज़्यादा मात्रा में निकले, लेकिन हीट हमेशा निकलता है। ये इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट है। सम हीट इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, दिस इज मेटालिक कंडक्टर। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, जो अभी मैं आपको बता रहा था, वायर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराना या किसी भी कंडक्टर से फ्लो कराना। ठीक है, दूसरे टाइप का हमने कंडक्टर बनाया है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, और उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं, सबसे पहले तो इसका मीनिंग आपको आना चाहिए। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? हाँ, जो सॉल्यूशन में क्या दे देता है, आयन। ठीक है, सो इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं, विच गिव्स आयंस इन द सॉल्यूशन। ठीक है, सिर्फ सॉल्यूशन में जो आयन देता है वही इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। ठीक है, हमको आयन चाहिए, और आयन लेने के दो मेथड हैं। ठीक है, एक तरीका है, जैसे NaCl क्या चीज़ है, एक सॉल्ट है, इलेक्ट्रोलाइट। NaCl को जब हम वाटर में डालते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्यूशन बनाते हैं, तो वाटर में जाकर के NaCl क्या होता है, Na+ और Cl- आयन में चेंज हो जाता है। तो हम बोलेंगे कि ये जो बाहर नमक था, इलेक्ट्रोलाइट NaCl, वो सॉल्यूशन में जाकर के क्या बन गया, आयन बन गया, दिया उसने। तो जब भी आप इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, क्या देगा वो, आयंस देगा। एक तरीका ये हो गया। दूसरा देखिए, उसी नमक को आप पानी में नहीं घोलिए, उस नमक को क्या करिए, उसका टेम्परेचर बढ़ाइए, उसको गर्म करिए। गर्म करेंगे तो नमक क्या होगा, पिघल जाएगा, और पिघल के लिक्विड बन जाएगा, बनेगा। लिक्विड बना, बिना पानी में डाले उसको गर्म करके हमने पिघलाया। पिघलाने को क्या बोलते हैं, मेल्ट करना। मोल्टन स्टेट में आ गया, फ्यूज स्टेट में आ गया। जब वो मेल्ट हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, तो भी तो आयन दे देगा। पिघल जाने के बाद लिक्विड बन गया ना, और लिक्विड बना तो Na+ अलग हो गया, Cl- अलग हो गया। तो आयन बनाने के दो मेथड हो गए। एक तरीका क्या है, सॉल्यूशन में घोलिए, आयन मिल जाएगा। और दूसरा क्या है, गर्म करिए, उसको फ्यूज स्टेट में ले आइए, पिघला दीजिए, तो भी आयन मिल जाएगा। सो इलेक्ट्रोलाइट आर those substances which give ions in the solution or in fused state। इसी को क्या बोलते हैं, मोल्टन स्टेट। ठीक है, जो फ्यूज स्टेट, मोल्टन स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन में आयन दे, वो इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलेंगे, ऐसा सिर्फ नहीं बोलना है कि जो सिर्फ सॉल्यूशन में आयन दे, वो आयन और किस स्टेट में दे सकता है, उसको आप पिघलाएंगे, फ्यूज करेंगे, तो भी वो आयन दे देगा। तो अगर इसने आयन दे दिए तो याद रखिए, आयन भी इलेक्ट्रिक चार्ज ही है, चार्ज है, और चार्ज का चलना क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना। तो सॉल्यूशन के अंदर अगर आयन है, तो वो आयन अगर चलेंगे, आयन कैसे चलेंगे, हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे, क्योंकि चार्जेस कहाँ से कहाँ चलते हैं, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवा दिया, तो चार्ज को चलना पड़ेगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, और चार्ज अगर चला तो क्या बन गया, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो गया। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको। इलेक्ट्रिक करंट कब बनेगा, जब चार्ज चलेगा। और चार्ज क्यों चलेगा, क्योंकि हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवाया है। क्योंकि चार्ज कहाँ से कहाँ चलता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो अगर आपने पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट किया, ठीक है ना,
पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट किया तो फिर चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल चलेंगे, और चार्ज का चलना ही क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब वो चार्ज सॉल्यूशन में भी चल सकता है और मोल्टन स्टेट में भी चल सकता है। तो दोनों स्टेट में, चाहे वो सॉल्यूशन आपने बनाया हो चाहे उसको फ्यूज किया हो पिघला के, दोनों स्टेट में चार्ज को हम चला सकते हैं, आयंस को चला सकते हैं, और दोनों में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट कौन है, जो आयन देगा, कहाँ, सॉल्यूशन में भी दे सकता है और फ्यूज स्टेट में भी दे सकता है। ये क्लियर हुआ। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो यहां हम देख रहे थे, ठीक है, वो ये है कि जब भी हम किसी आयनिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाते हैं तो उसमें केमिकल चेंज होता है, जबकि मेटल में क्या हो रहा था, कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा था। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएं तो इसमें फिर क्या होता है, केमिकल चेंजेस आते हैं। और कौन सा केमिकल चेंज आएगा, तो आंसर, अगर हमने NaCl लिया है और उसको वाटर में डाला है और उसके अंदर अगर हम करंट फ्लो करवा रहे हैं तो उसका इफेक्ट ये होगा कि वो NaCl क्या होगा, Na+ और Cl- में अलग अलग हो जाएगा, टूट के उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोज होकर किस में चेंज हो जाता है, आयंस में। ये होता है इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट। ठीक है, तो कोई भी चीज टूटी तो केमिकल रिएक्शन हो गया कि नहीं, कौन सा रिएक्शन है ये, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आया। रिएक्शन 7 टाइप के होते हैं, उसमें से एक टाइप ये मिल गया, डिकम्पोजिशन हो रहा है, मतलब केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने की वजह से इलेक्ट्रोलाइट में केमिकल चेंजेस आते हैं। किस टाइप का केमिकल चेंज, उनका डिकम्पोजिशन हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट किस में चेंज होने वाला है, आयंस में टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, तो नोट करिए, केमिकल चेंजेस ऑकर by flow of इलेक्ट्रिसिटी। और क्या इफेक्ट होता है, तो आंसर है दे डिकम्पोज decomposes into ions by flow of electricity। ठीक है, एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो आंसर है आयंस। कैसे इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, इन दिस electricity is conducted by the flow of ions। ठीक है, और आयंस कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, एक प्लस आयन एक माइनस आयन। क्या बोलते हैं, प्लस वाले को कैटायन और माइनस वाले को एनायन। तो आयन 2 तरह के होते हैं। तो कोई भी आयन चलेगा, चाहे प्लस वाला चले चाहे माइनस वाला चले, दोनों के पास चार्ज है ना, प्लस भी चार्ज है माइनस भी चार्ज है, तो कोई भी आयन चला इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो गया। तो बाय द मूवमेंट ऑफ आयंस इन दिस इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात हो रही है। और आयंस यहां पर कौन कौन हो सकते हैं, एनायंस एंड कैटायंस। इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड बाय द फ्लो ऑफ आयंस। ठीक है, बाय द फ्लो ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन और फ्यूज स्टेट। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल कौन कौन है, तो आंसर है ऑल टाइप के एसिडिक सॉल्यूशन, एसिड आयन देता है ना, इसी तरह बेसिक सॉल्यूशन, बेस भी आयन देता है। ठीक है ना, पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे ना इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, सॉल्यूशन के चैप्टर में जब अपन वेन हॉफ फैक्टर निकाल रहे थे तो मैंने इसका पूरा एक लेक्चर लिया है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए, जितने एसिडिक सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होंगे, जितने बेसिक सॉल्यूशन है वो भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होंगे, एंड जितने भी सॉल्ट होते हैं, सॉल्ट के सॉल्यूशन भी क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो उसमें भी इलेक्ट्रिक करंट आयन की वजह से फ्लो होगा। सॉल्यूशंस, ये इसके एग्जांपल हो गए, नोट करें। हम लोग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे थे। इलेक्ट्रोलाइट भी एक कंडक्टर हो गया जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है, और
मेटालिक कंडक्टर एक कंडक्टर हो गया जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है। तो कंडक्टर को हमने दो हिस्से में बांटा, एक कंडक्टर का नाम क्या रखा, मेटालिक कंडक्टर, और दूसरा कंडक्टर कौन है, इलेक्ट्रोलाइट वाला। मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होगा, बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके पास है क्या, इलेक्ट्रॉन है, चार्ज है ना, चार्ज किस रूप में है, इलेक्ट्रॉन के रूप में। तो वो इलेक्ट्रॉन जब चलेगा मेटल के ऊपर तब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाएगा। और इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है, तो इसके पास कौन सा चार्ज है, आयंस। तो इसमें जब आयंस चलेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाएगा। अब जो सेल हम बनाने वाले हैं, सेल में सेल के ऊपरी हिस्से को ऑक्सीडेशन वाला कंपार्टमेंट और रिडक्शन वाला कंपार्टमेंट दोनों को हम किससे ज्वाइन करेंगे, वायर से। और वायर क्या है, मेटल। तो मेटल में इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट तक कौन चल के जाएगा, इलेक्ट्रॉन। लेकिन बैटरी के अंदर वाले हिस्से में देखिए, अंदर इसको हम जोड़ नहीं सकते, तो अंदर हम क्या भर देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भर देते हैं। जैसे एसिड का सॉल्यूशन हो गया, बेस का सॉल्यूशन हो गया, सॉल्ट का सॉल्यूशन हो गया, कोई सभी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरते हैं। नॉर्मली हम लोग एसिड डालते हैं H2SO4 या HCl, ठीक है। उस एसिड में क्या होगा, आयंस। तो अंदर में आयंस चलेंगे, ठीक है, आयंस चले मतलब चार्ज चले। तो बाहर से हम वायर लगाते हैं, वायर में इलेक्ट्रॉन आते हैं, और अंदर से सॉल्यूशन भरा हुआ है एसिड, तो एसिड में कौन चल रहे हैं, आयंस। तो यहां भी चार्ज चला वायर के थ्रू, और अंदर लिक्विड में कौन चला, आयंस। तो ये भी चार्ज चला, बाहर से भी चार्ज चला, और ये सिलसिला पूरा हो गया, सर्किट कंप्लीट हो गया चलने का। और जब सर्किट कंप्लीट होगा तो करंट फ्लो होती रहेगी, फ्लो होती रहेगी, फ्लो होती रहेगी। समझ में आया कि नहीं आया, इस तरह से बैटरी में करंट फ्लो होता है। तो हमको दोनों तरह के कंडक्टर यूज करने पड़ते हैं बैटरी में, मेटालिक कंडक्टर भी और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर भी, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलिटिक में थोड़ा सा और हम इसको डिटेल में आते हैं। देखिए, दो टाइप की इलेक्ट्रोलाइट्स हम बनाते हैं। एक इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब, देखिए इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब है, विच कैन गिव आयंस, जो आयन दे सकता है। तो स्ट्रॉन्ग किसको बोलेंगे, जो भाई इलेक्ट्रोलाइट है तो आयन तो देगा ही ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब है, ठीक है। अभी अभी आपने वो चैप्टर पढ़ा है, सॉल्यूशन का चैप्टर, और वेन टॉप फैक्टर आखिरी टॉपिक था, तो आपको ये भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो 100% आयोनाइज्ड हो जाता है सॉल्यूशन में, ठीक है ना, ये भूलेंगे नहीं। दे आयोनाइज्ड ऑलमोस्ट कंप्लीटली यानी 100% इन सॉल्यूशन, ठीक है। दे आयोनाइज्ड 100% कंप्लीटली 100% इन द सॉल्यूशन, ठीक है। जिसका आयोनाइजेशन कैसा होता है, 100%, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। जैसे इसके एग्जाम्पल हो गए स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, और ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्ट। जितने भी तरह के सॉल्ट होते हैं सबको अपन क्या मानते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड के कुछ एग्जाम्पल आप बता सकते हैं, जैसे H2SO4, HCl, HNO3, नाइट्रिक एसिड एटसेट्रा, पहले भी कर चुके हैं इसको। स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल NaOH, KOH एटसेट्रा, स्ट्रॉन्ग बेस। और जितने भी टाइप के सॉल्ट आप जानते हैं, जैसे NaCl हो गया, Na2SO4 हो गया, और KNO3 हो गया एटसेट्रा, यानी जो भी सॉल्ट आप जानते हैं, हर सॉल्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब है अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, या स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, कोई भी सॉल्ट है, इनका आयोनाइजेशन कैसा होने वाला है, 100%, ठीक है। तो यानी मैं बाहर जितना भी NaCl लेकर के डालूंगा सॉल्यूशन बनाने के लिए, उसका आयन कितना बनेगा, जितना इधर था 100% टूट के वो आयन बन जाएगा। ये ऐसे इलेक्ट्रोलाइट होंगे, और ये नाम आपको याद रखने, स्ट्रॉन्ग एसिड हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो, या सॉल्ट हो, ठीक है। इनका आयोनाइजेशन कैसा होगा, बोलिए, 100% होगा, ठीक बात। दूसरी चीज देखिए,
दूसरे टाइप का इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसको हम बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलेंगे अपन? स्ट्रॉन्ग किसको बोल रहे थे? जिसका आयोनाइजेशन कैसा हो 100। तो वीक किसको बोलेंगे? जिसका आयोनाइजेशन 100% नहीं होगा। ठीक है, तो 100% नहीं हो रहा है तो क्या बोलेंगे? पार्शियली। दे आयोनाइज्ड या दे पार्शियली आयोनाइज्ड। ठीक है, दे पार्शियली आयोनाइज्ड इन द सॉल्यूशन। पार्शियली का क्या मतलब है? वो 2% भी टूट सकता है आयन में, 99.99% भी टूट सकता है। याद आया? तो उसको हम क्या ले लेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जैसे इनके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? एक वीक एसिड होगा और दूसरा वीक बेस। वीक एसिड किसको किसको बोलते हैं अपन? एक तो सबसे पॉपुलर है CH3COOH, एसिडिक एसिड इज वीक एसिड। दूसरा HCl वीक एसिड है। तीसरा H3PO4, इसी तरह एक होता है H3BO3, इसी तरह से एक होता है H2CO3 एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे वीक एसिड हैं, पूरी लिस्ट आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, ये हो गया वीक बेस NH4OH। ठीक है, इसी तरह से CaOH2, इसी तरह से MgOH2, इसी तरह से AlOH3 एटसेट्रा। ये सब के सब क्या हैं? वीक बेस हैं। तो कुछ कंपाउंड के नाम भी आप याद रखेंगे क्योंकि देखिए बार बार यूज हो रहा है। ठीक है ना, याद रहेगा। तो दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट हो सकते हैं। एक इलेक्ट्रोलाइट जो 100% आयन में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। उनके एग्जाम्पल ये सब हैं। और एक टाइप का इलेक्ट्रोलाइट होता है जो पूरी तरह से नहीं टूटता, कुछ बचा रह जाता है। 2% टूटा, 20% टूटा, 60% टूटा, 100% नहीं इसका डिसोसिएशन होता। ठीक है ना, यानी पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं सॉल्यूशन में, तो लिमिटेड अमाउंट में आयन्स देंगे। तो लेकिन अगर इसने आयन दिया, इलेक्ट्रोलाइट तो है तो आयन तो देगा, चाहे थोड़ा सा दे चाहे ज्यादा दे। आयन है मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाएगा। समझ में आया? कुछ जो 100% आयन देंगे तो उसका करंट बहुत तेज होता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि आयन ज्यादा है। तो आयन ज्यादा होंगे तो आयन दौड़ेंगे तो ज्यादा करंट फ्लो होगा, और अगर आयन कम है तो कम आयन दौड़ेंगे तो करंट कम हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए करंट कैसा होता है? ज्यादा। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए करंट कैसा होता है? कम। ठीक है, ये नोट करें यहां तक। दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग और वीक। ठीक है, दोनों आयन देंगे, एक ज्यादा आयन देगा 100% और एक कम देगा। आयन दे रहा है मतलब इलेक्ट्रिक करंट उसमें कंडक्ट हो जाएगा। किसी भी टाइप का इलेक्ट्रोलाइट हो करंट बनता है। ज्यादा आयन देने वाला होगा तो ज्यादा करंट फ्लो होगा, और कम आयन देने वाला होगा तो कम करंट फ्लो होगा। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अच्छा अब अपन देखते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट कितना ज्यादा आयन देगा। ध्यान से सुनिए, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट कितना ज्यादा आयन देगा, इसको नापने के लिए हमने एक मेजरमेंट बनाया है और उसका नाम क्या है? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, जिसको अपन अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या बताता है? एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन, यानी कौन कितना ज्यादा आयन देगा। कोई ज्यादा आयन दे रहा है सॉल्यूशन में या कम आयन दे रहा है, इसको नापने के लिए, उसके एक्सटेंट को नापने के लिए क्या बनाया? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। तो एक्सटेंट नापने के लिए हमने बनाया डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, जिसको अपन अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा। और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बोलते हैं इसी को। ये क्या चीज होता है? सो अल्फा इज इक्वल टू, इट इज द रेशियो, किसका रेशियो? तो याद रखिए नंबर ऑफ molecules of electrolytes splits into ions. Split into ions.
डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इसका रेशियो अल्फा कहलाता है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। क्या मतलब हुआ, एक इलेक्ट्रोलाइट टूट करके कितने आयन दे रहा है और शुरू में उसके कितने मॉलिक्यूल थे। समझ में आया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट स्प्लिट इनटू आयंस। समझ में आ रही बात ना, इलेक्ट्रोलाइट टूटने के बाद कितना आयन दे रहा है वो डिवाइडेड बाय कितना आयन आपने लिया था, यानी टोटल इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी कितनी थी। तो इसका रेशियो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। जैसे हमने NaCl का एक मॉलिक्यूल लिया, ध्यान से सुनिए, NaCl का कितना मॉलिक्यूल लिया, 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl लिया, उसको डिसॉल्व कर दिया पानी में। तो पानी में जाने के बाद वो कितने आयन देगा, NaCl कितने आयन देता है, 2, एक Na+ और एक Cl-। तो एक मॉलिक्यूल से कितने आयन बने, इलेक्ट्रोलाइट था ना NaCl, इलेक्ट्रोलाइट। तो देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट स्प्लिट इनटू आयंस। तो एक मॉलिक्यूल कितने आयन में स्प्लिट हो गया है, 2, और शुरू में कितने मॉलिक्यूल लिए थे हमने, 1। तो क्या बना, कितने आयन बने, 2 डिवाइडेड बाय कितने मॉलिक्यूल थे इलेक्ट्रोलाइट के, 1। तो 2/1 क्या है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। समझ में आया। तो टूटने के बाद एक मॉलिक्यूल कितने आयन दे रहा है और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये रेशियो कहलाता है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी इसी को बोलते हैं ना, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बोल लीजिए या डिसोसिएशन। DOD भी बोल सकते हैं, DOI भी बोल सकते हैं। ठीक बात, ये क्लियर है, ठीक है ना। हालांकि आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन में थोड़ा सा अंतर है। हम लोग जनरल वर्ड में कभी आयोनाइजेशन बोल लेते हैं, कभी डिसोसिएशन बोल लेते हैं। एक ही चीज़ को समझाने के लिए ये दोनों शब्द अपन यूज़ कर लेते हैं। दोनों का मतलब एक ही होता है, अपन ऐसा जनरल वर्ड में यूज़ करते हैं, लेकिन एक्चुअल में आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, और वो फर्क क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहले समझ लीजिए, आयोनाइजेशन किसको बोलते हैं और डिसोसिएशन किसको बोलते हैं। ठीक है, देखिए एक इलेक्ट्रोलाइट, ध्यान से सुनिए, जैसे NaCl है, एक इलेक्ट्रोलाइट NaCl को मैंने वाटर में डाला, जैसे ही मैं वाटर में डालूंगा वो बाहर क्या था, इलेक्ट्रोलाइट, अंदर जाकर के क्या बनने वाला है, आयन बनेगा। बाहर Na था, अंदर जाके क्या बनेगा, Na+, बाहर Cl था, अंदर जाके क्या बनेगा, Cl-। तो बाहर में NaCl था, Na अलग Cl अलग, एटम थे ना, एटम Na और Cl, जब वो पानी में गए तो क्या बन गया, Na+ बन गया, Cl- बन गया। तो इलेक्ट्रोलाइट का अपने आयन में चेंज हो जाना ये कहलाता है आयोनाइजेशन। ठीक है, क्या कहलाता है ये, आयोनाइजेशन। तो क्या चीज है आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रोलाइट कन्वर्ट्स इनटू आयंस इज नोन एज आयोनाइजेशन। और जब सॉल्यूशन के अंदर Na+ और Cl- बन गए, आयन बन गया, इलेक्ट्रोलाइट किस में चेंज हो चुका है, आयंस में। अब जब ये आयन ऐसे अलग अलग होंगे, टूट के आयन टूटेंगे और अलग अलग होंगे, ये प्रोसेस कहलाती है डिसोसिएशन। तो सेपरेशन ऑफ आयन इज नोन एज डिसोसिएशन। समझ में आया, इलेक्ट्रोलाइट कन्वर्ट्स इनटू आयन इज नोन एज आयोनाइजेशन एंड सेपरेशन ऑफ आयन इज नोन एज डिसोसिएशन। अंतर समझ में आ रहा है, डिसोसिएशन किसको बोलते हैं और आयोनाइजेशन किसको बोलते हैं। इसको नोट कर लीजिए, नोट। Electrolytes converts into ions is ionization and separation of ions is डिसोसिएशन। ठीक है, याद रहेगा, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनटू आयन इज नोन एज आयोनाइजेशन एंड सेपरेशन ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन इज नोन एज डिसोसिएशन। डिसोसिएट का मतलब टूटना, अलग अलग होना। तो आयन जब अलग अलग होते हैं तो उसको डिसोसिएशन बोलते हैं, और आयन जब बनते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन। ठीक है, अच्छा, अब हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन की बात कर रहे हैं। देखिए मीनिंग दोनों का अलग अलग है, डिफरेंस समझ में आ गया, लेकिन प्रैक्टिकल लैंग्वेज में कभी हम आयोनाइजेशन बोल लिया करेंगे और कभी
डिसोसिएशन बोल लिया करेंगे, आप बुरा नहीं मानेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको एक्चुअल चीज़ पता चल गई कि क्या होता है डिफरेंस। आगे बात समझ में। दूसरा, हमारे पास दो तरह की इलेक्ट्रोलाइट है, एक स्ट्रॉन्ग है एक वीक है, तो दोनों के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कितना कितना होगा। ये 100% टूट रहा है तो इसका अल्फा कितना होगा 100% यानी 1, और जो नहीं टूटता 100% उसका अल्फा कितना होता है 1 से 0 से बड़ा या 1 से छोटा, याद आया। और अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता जो बिल्कुल आयन नहीं देता तो उसके लिए अल्फा कितना होता 0, ठीक है। तो यहां आप नोट कर सकते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अल्फा की वैल्यू कितनी हम लेंगे 1। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इसके लिए अल्फा कितना होता है, अल्फा इज ऑलवेज लेस देन 1। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं, जो आयन देता ही नहीं, तो इसके लिए अल्फा कितना होता है 0, ठीक है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा 0 हो जाता है, ठीक है। यहां तक बात समझ गए, बोलिए क्लियर है ना ये ना। इसके बाद अपन देखते हैं, हमने दो टाइप के कंडक्टर बनाए। कंडक्टर का क्लासिफिकेशन दो टाइप का किया, एक कौन सा था मेटालिक कंडक्टर और दूसरा किस टाइप का है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। तो दोनों में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, मेटल में भी और इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में भी। दोनों में क्या डिफरेंस है भाई, इलेक्ट्रिक करंट तो दोनों में फ्लो हो रही है ना, तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या चीज है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मेटालिक कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। दोनों कंडक्शन में, कंडक्शन किसका इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में दोनों में क्या अंतर है, मेटालिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस क्या डिफरेंस है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कभी कभी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपन समरी बना के कि दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये नोट कर लें। तो डिफरेंस अपन देख रहे हैं दोनों टाइप के कंडक्टेंस में। इधर बना लीजिए मेटालिक कंडक्टेंस या कंडक्शन लिख लें, और इधर ले लेते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, ठीक है। मेटालिक कंडक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहली चीज देखिए, पहला पॉइंट, मेटालिक कंडक्शन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, हाँ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में इलेक्ट्रिसिटी के लिए कौन जिम्मेदार है, आयंस, ठीक है ना। तो हियर कंडक्शन टेक प्लेस बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और हियर कंडक्शन टेक प्लेस बाय द मूवमेंट ऑफ आयंस। ये पहला डिफरेंस हो गया, एक में इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है और दूसरे में आयंस की वजह से। सो कंडक्शन टेक प्लेस बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कंडक्शन टेक प्लेस बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन के नाम से भी मेटालिक कंडक्शन को हम जानते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें कंडक्शन किसकी वजह से होना है, इलेक्ट्रॉन की वजह से, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन भी बोलते हैं, ठीक। और इसमें क्या लिखेंगे आप, कंडक्शन टेक प्लेस बाय फ्लो ऑफ आयंस। किसकी वजह से इसमें करंट फ्लो होगा, आयन के फ्लो होने की वजह से। और साफ साफ शब्दों में लिख लीजिए, एंड नॉट बाय इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं, नॉट बाय इलेक्ट्रॉन्स।
ओनली ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस, और आयंस दोनों में से कोई भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है और कैटायन भी। ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस बता सकते हैं आप क्या? कोई केमिकल चेंज नहीं होता, और इलेक्ट्रोलाइटिक में केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज मतलब क्या होता है? डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइट किस में चेंज हो जाता है? आयंस में। ठीक है, वेरी गुड। तो दूसरा डिफरेंस हमको मिल गया, इसमें नो केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व्स। ठीक है, इसमें कोई केमिकल चेंज इन्वॉल्व नहीं होता, और इसमें इट इन्वॉल्व्स केमिकल चेंजेस resulting in decomposition of electrolyte into its ions। ठीक है, it involves chemical changes। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में केमिकल चेंजेस होते हैं, जिससे इलेक्ट्रोलाइट टूट के किस में चेंज हो जाता है? आयंस में, यानी डिकम्पोजिशन होता है इलेक्ट्रोलाइट का, तो इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, ये केमिकल चेंज होता है। ठीक है, हाँ। थर्ड पॉइंट, थर्ड डिफरेंस बता सकते हैं आप, दोनों में क्या डिफरेंस होता होगा? हाँ, देखिए थर्ड डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अगर हमने एक मेटल लिया है, जैसे वायर, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है इसमें से, 5 साल 10 साल हो गए, फ्लो होती जा रही होती जा रही होती जा रही, क्या इसका मास कम होता है? कोई मैटर का ट्रांसफर होता है, एक्सचेंज होता है क्या? नहीं होता। ठीक है, लेकिन इसमें आयन है ना। मैंने 10 ग्राम NaCl डाला या 10 ग्राम H2SO4 डाला, तो घुलने के बाद आयनाइजेशन होगा, वो आयन में चेंज होगा, तो वो 10 ग्राम क्या होगा? हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है कम हो जाए। तो मैटर का चेंज इसमें होता है? आंसर है होता है। कैसे? इलेक्ट्रोलाइट किस में चेंज हो जाता है? इसमें। मैटर किस में चेंज हो जाता है? आयंस में। तो इसमें मैटर चेंज होता है, ट्रांसफर होता है मैटर का, इलेक्ट्रोलाइट से आयन के रूप में मैटर चेंज हो जाता है। और इसमें कोई चेंज आता है क्या? मैटर में नहीं आता। तो ये इसका एक डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस, आप याद रखेंगे। इन दिस नो नेट ट्रांसफर ऑफ मैटर, नो नेट ट्रांसफर ऑफ मैटर, और इसमें इन दिस ट्रांसफर ऑफ मैटर टेक प्लेस in form of ions। ठीक है, in this transfer of matter take place in form of ions। आयंस के रूप में मैटर ट्रांसफर हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट चेंज हो गया ना, तो हम बोलेंगे मैटर ट्रांसफॉर्म हो गया, इलेक्ट्रोलाइट से किस में? आयंस में चला गया। चौथी प्रॉपर्टी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन बोथ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन? ठीक है, ठीक है, तो याद रखेंगे, वायर में से, किसी मेटल में से, किसी कंडक्टर में से अगर हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा रहे हैं और हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, जैसे ये वायर ले लो, मेटल ले लो, मेटल में करंट फ्लो हो रहा है किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो अगर आपने टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा दिया, गर्म कर दिया उसको, तो फिर उसका करंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। करंट क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने से मेटल का करंट क्या हो जाता है? कम। क्यों? वो आगे चल के फिजिक्स में मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी जब हम पढ़ेंगे ना, तो वहाँ उसके हम पढ़ेंगे इस चीज़ को भी कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, क्यों चेंज हो जाता है। तो जनरल शब्दों में आपको समझने के लिए, थोड़े से शब्दों में, ब्रीफ में मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं अभी के लिए, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो किसी भी मेटल में क्या होता है, हमने शुरू में डिस्कस किया था ना, फिर से वही बात रिपीट हो रही है। एक कंडक्टर को, मेटल को ठंडे टेम्परेचर में रखिए तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे। जब उसको रूम टेम्परेचर में हम ले आते हैं तो एटम में से इलेक्ट्रॉन छिटक जाते हैं, बाहर आते हैं, और वही इलेक्ट्रॉन क्या बनते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन, और उसी के चलने से क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो बहुत सारे एटम में से इलेक्ट्रॉन छिटक के बाहर निकलेंगे,
रहेंगे उसी कंडक्टर में, उसी मेटल में, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से होगा क्या, एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन टूट टूट के बाहर आएंगे, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएंगे। अब अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जमा हो गए और हर एक को हमने एनर्जी दी है गर्म करके, तो हर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रैंडम मोशन में बड़ी स्पीड से भागता है, 10⁶ मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए और बहुत स्पीड से चलेंगे इधर उधर, तो एक दूसरे से टकराएंगे तो टकरा के उनकी स्पीड कम होगी, कभी बढ़ेगी कभी कम होगी, और एक दूसरे से जब वो टकराएंगे, कोलिजन होगा तो हीट होगा, इसीलिए कंडक्टर गर्म होता है करंट के फ्लो होने से। और जब बहुत ज़्यादा कोलिजन हो जाएगा तो फिर करंट अच्छे से फ्लो नहीं हो पाएगी। समझ में आया? ये वजह होता है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मेटल का करंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कोलिजन भी क्या होता है, बढ़ जाता है। कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इंक्रीज हुआ तो करंट क्या हो गई, कम हो गई। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में ऐसा नहीं होता, ठीक है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो इलेक्ट्रोलाइट आपने डाला है, जैसे मैं NaCl डाल रहा हूँ मान लो एग्जांपल के तौर पर, और वो NaCl पूरी तरह से टूटा नहीं था, 60% टूटा था, ठीक है। कोई दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं बेशक, वीक इलेक्ट्रोलाइट का कोई एग्जांपल ले लीजिए, जैसे एसिटिक एसिड ले लेते हैं। एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो 100% नहीं टूटेगा। तो हमने एसिटिक एसिड डाला वाटर में, तो उसका आयोनाइजेशन कितना हुआ, मान लो 60% हुआ, 40% नहीं हुआ। लेकिन जब आप उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, और टूटेगा, आयोनाइजेशन जल्दी जल्दी होगा। जैसे आप शुगर घोलते हो, ठंडे पानी में शुगर घोलिए तो घुलता है क्या जल्दी जल्दी, नहीं, लेकिन गर्म करके घोलिए तो बहुत जल्दी घुल जाएगा, यानी आयोनाइजेशन इंक्रीज हो जाता है गर्म करने से। तो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का क्या होगा, उसमें आयन जल्दी जल्दी टूटेंगे। पहले 60% आयोनाइजेशन हुआ था एसिटिक एसिड का, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो और बॉन्ड टूटेंगे एसिटिक एसिड के बीच के, तो और जल्दी जल्दी उसका आयन बनेगा, जल्दी जल्दी आयन बनेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ, आयन जल्दी जल्दी बने, ज़्यादा आयन हो गए, और ज़्यादा आयन होंगे तो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा बनेगा। समझ में आई बात ये? तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्शन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और मेटालिक कंडक्शन में टेम्परेचर के साथ कंडक्शन क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। मेटालिक कंडक्शन डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, और यहां क्या नोट करेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन increases with increase of temperature. ठीक है, तो ये 4 डिफरेंस कम से कम आपको याद रखने ही हैं। समझ आई बात? ठीक है यहाँ तक? ठीक, नोट कर लें। फैक्टर्स affecting इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन किसकी वजह से चेंज होता है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में डिफरेंस आता है। ठीक है, यहां तक समझ आए भाई आपको? बोलिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक। ठीक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन अफेक्टेड होता है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन का मीनिंग क्लियर हुआ? 2 टाइप के कंडक्शन हो सकते हैं, एक मेटालिक और एक इलेक्ट्रोलिटिक। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन की, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल के आयन बना के हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से ये वाला करंट कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है, ये अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला फैक्टर जो इस पर असर करता है, पहला फैक्टर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, याद रखेंगे फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन पर्पस। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन इफेक्ट होता है। तो पहला हिस्सा किस पर डिपेंड करता है ये, तो याद रखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ आयंस।
concentration of ions in solution. ठीक है, this is the first factor. What is the meaning of concentration of ion in the solution here? आंसर है number of ions. ठीक है, अगर सॉल्यूशन के अंदर आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यानी आयन ज़्यादा मात्रा में मौजूद है, तो आयन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने के लिए इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर. ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी? आयंस. अगर आयंस कम है तो उसका करंट कैसा हो जाएगा? आयन ही दौड़ेंगे. आयन क्या चीज़ है? चार्ज. जब चार्ज दौड़ेगा तो करंट बनेगा, और अगर आयन ही कम है तो करंट कैसा होगा? कम. और आयन ज़्यादा है तो ज़्यादा चार्जेस दौड़ेंगे, ज़्यादा करंट बनेगा. आयन कम है तो कम चार्जेस दौड़ेंगे, कम करंट बनेगा. तो अगर आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है किसी सॉल्यूशन में तो उसका इलेक्ट्रिक कंडक्शन कैसा होगा? कंडक्शन यानी वो करंट फ्लो करवा रहा है, उसका करंट फ्लो करवाने की टेंडेंसी कैसी होगी? ज़्यादा. और अगर किसी सॉल्यूशन में आयन का कंसंट्रेशन कम हो गया तो उसका कंडक्टेंस भी कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा. ये चीज़ समझ में आया? तो बिल्कुल ईजी है, अपने शब्दों में आप नोट कर सकते हैं. चलिए नोट कर लीजिए. इफ नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन इंक्रीजेस conductivity of solution also increases. बात समझ में आया कि नहीं आया? या सरल शब्दों में अगर बोलें तो इसको हम लिख सकते हैं concentration of ions is directly proportionate to electrolytic conduction. क्या मतलब हुआ? कंसंट्रेशन ऑफ आयन अगर ज़्यादा है तो कंडक्शन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है. आयन ज़्यादा तो इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा कंडक्ट होगी, और आयन कम है तो इलेक्ट्रिसिटी कम कंडक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट हो गया एक दूसरे पर. ठीक है, ये पहला फैक्टर है. दूसरा फैक्टर देखिए ना, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज़ है? सॉल्यूट, जिसको हम सॉल्वेंट में डालते हैं. सॉल्यूट ही है ना, NaCl, KCl, H2SO4, ये सब क्या है? सॉल्यूट, इलेक्ट्रोलाइट जिसको हम डाल रहे हैं पानी के अंदर. ठीक है, तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर भी डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक कंडक्शन ज़्यादा होगा या कम होगा. कैसे कैसे देखिए, ये हम लोग वो पढ़ रहे थे ना, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन. उसमें आपने देखा पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन. ठीक है, डेविएशन क्यों आता है? हम बेसिक चीज़ क्या पढ़ रहे थे आइडियल सॉल्यूशन में? दो चीज़ें हम मिला रहे हैं, एक है सॉल्यूट और एक है सॉल्वेंट. अगर सॉल्यूट के अंदर के मॉलिक्यूलर फोर्स, सॉल्वेंट के अंदर के मॉलिक्यूलर फोर्स दोनों एक जैसे हैं और दोनों हमने मिलाया, तो फिर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का फोर्स एक जैसा हो जाए. याद आया? ए और ए के बीच का फोर्स, बी और बी के बीच का फोर्स, और मिक्स करने के बाद ए और बी के बीच का फोर्स. अगर ये तीनों फोर्स एक जैसे हो गए तो सॉल्यूशन क्या हो जाता था? आइडियल सॉल्यूशन. याद आया? एक जैसे फोर्स है ना. तो उसी फोर्स को दिमाग में लाइए. इलेक्ट्रोलाइट क्या है? सॉल्यूट. सॉल्यूट को अपन बी से रिप्रेजेंट करते थे. तो बी और बी के बीच का फोर्स अगर ज़्यादा तगड़ा होगा तो इसको जब हम पानी में घोलेंगे तो पानी इसके बीच के बॉन्ड को आसानी से नहीं तोड़ पाएगी, यानी इसका आयन जल्दी जल्दी नहीं बनेगा. अगर इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इसके मॉलिक्यूल का फोर्स बहुत ज़्यादा होगा, हालांकि ये आयन बनने वाला है, तो आयन के फोर्स को क्या बोलेंगे हम? अब मॉलिक्यूलर फोर्स नहीं बोलेंगे, इंटर एटॉमिक फोर्स भी नहीं बोलेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स भी नहीं बोलेंगे, आयनिक फोर्स बोलेंगे. तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं? इंटर आयनिक इंटरेक्शन. इंटरेक्शन यानी फोर्स ही होता है. ठीक है, इंटर आयनिक अट्रैक्शन, इंटरेक्शन या फोर्स, जो भी आपको लिखना है. समझ आ रहा है? तो आयन आयन के बीच लगने वाला फोर्स अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो क्या होगा? पानी उसको तोड़ नहीं पाएगी उस बॉन्ड को, है ना. तो अगर ये टूटेगा नहीं, बहुत ज़्यादा फोर्स है आयंस के बीच में, सॉल्यूट डाल रहे हैं ना हम, तो सॉल्यूट के बीच में मान लो इनके आयंस के बीच में बहुत तगड़ा फोर्स है,
तो अगर बहुत तगड़ा फोर्स होगा तो पानी में घुलने के बाद ये इजीली फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक आयन दूसरे आयन को मजबूती से पकड़ के रखेगा, है ना। वाटर इसके आयनिक फोर्स को तोड़ नहीं पा रही है, तो वाटर में घुलने के बाद भी एक आयन दूसरे आयन को पकड़ के रखेगा। इनका इंटर आयनिक फोर्स कैसा होगा? स्ट्रांग। तो अगर इंटर आयनिक फोर्स स्ट्रांग होगा तो घुलने के बाद वो आयन इजीली मूव नहीं हो पाएंगे, फ्रीडम से मूव नहीं हो पाएंगे। और अगर एकदम ज़्यादा फ्रीडम उनको नहीं मिल रही है, मूव नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या होगा? करंट कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? आयन अगर अपनी मर्जी से जल्दी जल्दी नहीं फ्लो हो पा रहे हैं तो करंट क्या होगा? कम हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आया? तो अगर सॉल्यूट के बीच का फोर्स बहुत ज़्यादा है तो घुलने के बाद आयन के मूवमेंट का क्या होगा? उनका फ्रीडम खत्म हो जाएगा, फ्रीली नहीं मूव हो पाएंगे। और अगर आयन जल्दी जल्दी मूव नहीं हो पा रहा है तो करंट क्या हो गया? कम। भाई आयन जितनी जल्दी आसानी से, वाटर के अंदर आयंस जितनी आसानी से मूव करेंगे, जितनी आसानी से चलेंगे, उतना ज़्यादा करंट बनेगा। और अगर आयन धीरे धीरे चलेंगे, आसानी से नहीं चल पा रहे हैं, तो करंट भी क्या होगा? कम। क्योंकि करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ आयन। और आयन अगर आसानी से फ्लो हो रहा है तो करंट भी तेज, और आयन धीरे धीरे फ्लो हो रहा है तो करंट कम। समझ में आया? तो इसको अपन नोट करते हैं। larger is the solute interaction smaller will be the freedom of movement of ions in the solution and larger is the solute interaction, smaller will be the freedom of movement of ion. ठीक है? And lesser will be the conduction. बोलिए, ये चीज जो मैंने लिखी आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? क्या मतलब हुआ? सॉल्यूट के बीच लगने वाला फोर्स अगर स्ट्रांग होगा तो फिर पानी में घुलने के बाद इसके आयन को फुल फ्रीडम नहीं मिलेगा मूव होने के लिए। और अगर इसका फ्रीडम कम है, यानी कम मूव हो रहे हैं, तो फिर कंडक्शन भी कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर सॉल्यूट का इंटरेक्शन कैसा है? बहुत कमज़ोर है, बहुत वीक है, बहुत कमज़ोर है, बहुत वीक है। और अगर वीक है तो पानी में जाने के बाद पानी इनके बॉन्ड को तोड़ देगी, तो फ्रीडम कैसा हो जाएगा आयन के मूवमेंट का? ज़्यादा। तो कंडक्शन भी कैसा हो जाएगा? ज़्यादा। समझ आ रहा है चीज़? समझ आया कि नहीं आया? बोलिए, आया? तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं? इंटर आयनिक अट्रैक्शन, शॉर्टकट में इंटर आयनिक अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। बी लिखने का समझ में आया मतलब क्या है? सॉल्यूट के बीच में इंटर आयनिक अट्रैक्शन अगर ज़्यादा है तो कंडक्शन कैसा होगा? कम। ठीक है? और अगर अट्रैक्शन फोर्स कम है तो कंडक्शन कैसा होगा? यानी ये दोनों एक दूसरे पर कैसे हैं? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनेट, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट। सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। याद रहेगा ये? बोलिए, ये चीज देख के आप एक्सप्लेन कर लेंगे इसको अपने शब्दों में। ठीक है ना? ये हुआ दूसरा फैक्टर। तीसरा फैक्टर हम ले रहे हैं, तीसरा हाँ, सॉल्वेशन ऑफ आयंस। सॉल्वेशन समझ रहे हैं क्या चीज होता है? व्हाट इज सॉल्वेशन? क्या होता है? एक्सटेंट ऑफ सॉल्यूशन आप बोल सकते हैं, एक्सटेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी, यानी कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा हद तक सॉल्यूबल है और कौन सा कम हद तक सॉल्यूबल, कौन ज़्यादा सॉल्यूबल है, कौन कम सॉल्यूबल है। ठीक है ना? ज़्यादा सॉल्यूबल कब होगा बता सकते हैं आप?
ज़्यादा सॉल्यूबल कब होगा और कम सॉल्यूबल कब होगा, और कोई इलेक्ट्रोलाइट अगर ज़्यादा सॉल्यूबल है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, और कोई कम सॉल्यूबल है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। अब इसको समझिएगा, उसी फोर्स से समझेंगे ना। देखिए, हमको पता है सॉल्यूट जो हम डाल रहे हैं उसके बीच में कुछ फोर्स होता है, और जिसमें डाल रहे हैं उसके बीच में भी कुछ फोर्स होता है, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में। जैसे सॉल्वेंट के तौर पर मैं पानी ले लेता हूँ, तो वाटर के मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ए टू ए। सॉल्वेंट ले रहा हूँ ना, तो ए टू ए, और जिसको मैं डाल रहा हूँ सॉल्यूट के बीच कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। आई बात समझ में? अच्छा, मान लो हमने एक सॉल्यूट डाला, ठीक है, डालने के बाद क्या हुआ, ए के बॉन्ड टूटते हैं और बी के बॉन्ड टूटते हैं, तो फिर ए और बी के बीच का बॉन्ड बनता है ना। सॉल्यूट को हम किस में डालते हैं, सॉल्वेंट में। तो जैसे ही सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाला तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का फोर्स बहुत स्ट्रांग हो गया, यानी वाटर के मॉलिक्यूल टूटे, वाटर का आयन अलग हुआ और अपने बीच में किसको बैठा लिए, इसका आयन टूटा, एक मॉलिक्यूल बैठ गया, एक आयन बैठ गया सॉल्यूट का, यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच नया बॉन्ड बना, पुराने बॉन्ड टूटे, दोनों के नए बॉन्ड बन गए ए और बी के बीच में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में। अब अगर ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, किसके किसके बीच का बॉन्ड, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, तो वाटर क्या करेगा, फिर आयन को चलने देगा। वाटर क्या कर रहा है, वाटर के मॉलिक्यूल जो सॉल्यूट आप डाल रहे हो उसको पकड़ के चिपका ले रहा है, क्योंकि इनके बीच का फोर्स कैसा है, बहुत स्ट्रांग। तो अगर वाटर, सॉल्वेंट और सॉल्यूट यानी इलेक्ट्रोलाइट जिसको आप डाल रहे हो, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बीच का फोर्स अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया तो ये वाटर के मॉलिक्यूल आयन को चलने देंगे क्या? जगह जगह तो वाटर के मॉलिक्यूल हैं, जो सॉल्यूट आप डाल रहे हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट आप डाल रहे हैं, अगर उसके मॉलिक्यूल और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग हो गया, तो वाटर का मॉलिक्यूल फिर उस इलेक्ट्रोलाइट को चलने देगा क्या? नहीं चलने देगा। और अगर आयन नहीं चल पा रहा है एकदम फ्री से, फ्रीडम से नहीं चल पा रहा है, तो कंडक्शन कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब है जो इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा आसानी से मिसिबल हो जाता है, घुल जाता है, सॉल्यूबल हो जाता है ना, तो उसका कंडक्शन कैसा हो जाता है, फिर कम हो जाता है। और जिसका सॉल्युबिलिटी, जिसका सॉल्वेशन कम होता है, उसका कंडक्शन कैसा होता है, ज़्यादा। जाहिर सी बात है, ए और बी का बीच का फोर्स अगर स्ट्रांग होगा तो फिर ए बी को चलने नहीं देगा अंदर, तो करंट क्या हो जाएगा, क्योंकि करंट किसकी वजह से बन रहा है, बी के चलने की वजह से, सॉल्यूट के चलने की वजह से। अगर ए और बी का बीच का फोर्स स्ट्रांग हो गया तो फिर बी चल नहीं पाएगा आसानी से, तो करंट क्या होगा, कम। और अगर ए और बी के बीच का फोर्स कम है तो फिर बी आसानी से घूम सकता है, फ्रीली मूव कर सकता है सॉल्यूशन के अंदर, तो करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये चीज़ समझ में आया? ठीक है, तो इसको अपन नोट करते हैं। लार्जर is the magnitude of solute solvent interaction। ठीक है, सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन अगर ज्यादा हो गया, लार्जर, तो क्या होगा, क्या होगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच का फोर्स अगर ज्यादा हो गया तो क्या होगा, सॉल्वेशन कैसा हो जाएगा भाई, इनके बीच का फोर्स ज्यादा हो रहा है तो हम बोलेंगे ज्यादा सॉल्युबल हो रहा है, तो सॉल्वेशन का एक्सटेंट कैसा हो गया, ज्यादा। और अगर ज्यादा सॉल्वेशन है तो फिर कंडक्शन कम। ठीक है, सो लार्जर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, greater will be the extent of solvation। एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन लिख रहा हूं ना मैं, घुलने की मात्रा ज्यादा हो गई, एंड हेंस लोअर विल बी द कंडक्शन। ठीक है, तो सॉल्वेशन और कंडक्टेंस का क्या रिलेशन बना, सॉल्वेशन इज डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू, अगर सॉल्वेशन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कम हो जाएगा, तो सॉल्वेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। नोट कर लें, अगर सॉल्वेशन का एक्सटेंट ज़्यादा होता है तो फिर कंडक्शन कैसा हो जाता है, कम, है ना। और सॉल्वेशन कम हो रहा है तो सॉल्वेशन कम हो रहा है मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच का फोर्स कैसा हो जाएगा, कम। और अगर इनके फोर्स ज़्यादा है तो फिर सॉल्वेशन भी ज़्यादा। ठीक है ना, ये हो गया हमारा अगला फैक्टर।
चौथा फैक्टर हम लेते हैं, इधर लिखूं, चौथा फैक्टर मैं ले रहा हूं नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ना, अभी नेचर ऑफ सॉल्यूट देखे थे सेकंड में, यानी इलेक्ट्रोलाइट। अगला हम ले रहे हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है यहाँ? वाटर। इसी को बोलते हैं विस्कोसिटी, यानी इसका विस्कोसिटी हम देख रहे हैं, एंड इट्स विस्कोसिटी। नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। व्हाट इज विस्कोसिटी? विस्कोसिटी क्या चीज है? तो याद रखिएगा, रेसिस्टेंस। जैसे कंडक्टर में, मेटल में जब करंट फ्लो होता है तो कोई कंडक्टर क्या करता है? करंट के फ्लो को रोकता है। जो जितना ज़्यादा रोकने की कोशिश करता है, हम बोलेंगे उसका रेसिस्टेंस उतना ज़्यादा होता है। तो मेटल के पास करंट रोकने के लिए जो प्रॉपर्टी होती है उसको क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस। ठीक है ना, रेसिस्टेंस। और वाटर के पास उसके अंदर किसी चीज़ का फ्लो हो रहा है, जैसे आयन का फ्लो हो रहा है वाटर के अंदर, तो वाटर अपने अंदर, लिक्विड चीज़ जब अपने अंदर किसी के फ्लो को रोकती है तो उस प्रॉपर्टी को भी हम क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस। लेकिन वो वाटर की प्रॉपर्टी है, इसलिए उस रेसिस्टेंस का नाम बदल के क्या रख दिया? विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी भी क्या होता है? रेसिस्टेंस, रोकना। किसको रोकना? किसी चीज के फ्लो को रोकना। और वाटर के अंदर किसका फ्लो हो रहा था? आयंस का। तो आयंस के फ्लो को रोकने की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? विस्कोसिटी कहलाती है। तो ये भी एक रेसिस्टेंस ही है। समझ में आया? आया कि नहीं आया? अब देखिए, फिर से इसको मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, देखिए, अगर सॉल्वेंट ले रहा हूं ना, सॉल्वेंट को मैं ए बोलूं, सॉल्यूट को बी बोलता हूं, तो सॉल्वेंट को क्या बोलूंगा? ए। तो अगर ए और ए के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, ए और ए, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स कैसा है? बहुत तगड़ा है। तो अगर आप इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो जब तक वाटर के बीच का बॉन्ड टूटेगा नहीं तो वो अपने अंदर इलेक्ट्रोलाइट को घोलेगा नहीं। जब तक ए और ए के बीच का बॉन्ड नहीं टूटेगा तो ए खाली नहीं होगा, तो बी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो हम ये बोलेंगे कि ये घुला नहीं, जो हमने डाला, ए और बी के बीच का बॉन्ड नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि ए और ए के बीच का बॉन्ड टूटा ही नहीं, इतना स्ट्रांग बॉन्ड था। समझ में आ रही बात? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अगर ए और ए के बीच का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है तो जब आप इलेक्ट्रोलाइट डालोगे, बी को डालोगे, तो बी ए के साथ जाके बॉन्ड नहीं बनाने वाला, नहीं घुलने वाला, है ना। और अगर ए और ए के बीच का बॉन्ड बहुत तगड़ा है तो बी डाल रहे हैं तो बी कोई अपने साथ नहीं चिपका रहा है ना। तो अगर नहीं चिपकाएगा तो ए और ए के बीच का बॉन्ड ही नहीं टूटा है तो ये कहाँ जाके बैठेगा? घुल नहीं पाएगा आसानी से, है ना। इसका सॉल्वेशन कैसा हो गया? कम हो गया। ठीक है। और अगर ए और ए के बीच का बॉन्ड नहीं टूट रहा है तो इसका विस्कोसिटी कैसा होगा? अरे भाई, ये टूट के आने वाले इलेक्ट्रोलाइट को जगह ही नहीं दे रहे हैं, है ना। तो वो इलेक्ट्रोलाइट रहेगा कहाँ? कहीं नहीं रहेगा। रहेगा तो उसी के अंदर ना, लेकिन इजीली फ्लो नहीं हो पाएगा। क्यों फ्लो नहीं हो पाएगा? क्योंकि ए और बी के बीच का बॉन्ड अभी उतना स्ट्रांग बना नहीं है। तो ए और ए के बीच का बॉन्ड अभी बना है, टूटा नहीं है। तो ये क्या करेंगे? उसको आसानी से फ्लो ही नहीं होने देंगे, जगह ही नहीं देंगे ना। जब तक ए और ए टूटेगा नहीं तो उसके बीच में बी नहीं आएगा, तो बी नहीं आएगा तो इसको जगह ही नहीं मिलेगा चलने के लिए। फ्लो कहाँ होगा? हर जगह तो ए और ए के बीच का बॉन्ड है। समझ रहे? तो ए और ए के बीच का बॉन्ड अगर स्ट्रांग है तो वो बी को फ्लो नहीं होने देते। क्यों? क्योंकि वो बी के रास्ते में क्या करेंगे? रेसिस्टेंस पैदा करेंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अगर सॉल्वेंट के बीच का अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है तो वो बी को फ्लो ही नहीं होने देंगे, जगह ही नहीं देंगे, तो कहाँ से बी फ्लो होगा? समझ में आ रही मेरी बात? नहीं आ रहा? बोलिए, आ रहा है समझ में कि नहीं आया? आया? फिर से सुनिए, ए और ए के बीच ये बॉन्ड है, ठीक है, ऐसे ये बॉन्ड है, इधर भी ए इधर भी ए, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल के बीच का ये बॉन्ड मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर ये बॉन्ड स्ट्रांग है तो जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक कोई घुलेगा नहीं। भाई, कोई भी चीज़ घुलती कब है? जब ए और ए के बीच का बॉन्ड टूटता है, बी और बी के बीच का बॉन्ड टूटता है, तो ए और बी जब खाली होते हैं तो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, ए और बी। तो जब ये टूटा ही नहीं और आपने बी डाला तो हर जगह तो ए और ए मौजूद है, तो बी कहाँ जाएगा? चारों तरफ से तो उसको ए ने घेर रखा है और ए टूट नहीं रहा, तो बी को फ्लो होने देगा क्या? नहीं। तो वो क्या करेगा? ए बी के रास्ते में रेसिस्टेंस पैदा करेगा, उसको फ्लो नहीं होने देगा। अगर ए और ए के बीच का बॉन्ड यानी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड स्ट्रांग है तो हम बोलेंगे उसकी रेसिस्टेंस की ताकत कैसी है? बहुत स्ट्रांग। तो वो
बी के बीच के जो आप इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हो उसके रास्ते में रेसिस्टेंस पैदा करेगा, विस्कस फोर्स पैदा करेगा और बी को आसानी से मूव नहीं होने देगा। और अगर इलेक्ट्रोलाइट आसानी से मूव नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो नहीं होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आया? ठीक है, इसको नोट करिए। लार्जर इज द solvent-solvent interaction, larger is the solvent-solvent interaction, greater will be the viscosity and more will be the resistance offered by the solvent to the flow of ions। पढ़ के देखिए। If the solvent-solvent interaction is larger, then the viscosity is larger। अगर solvent-solvent टूट ही नहीं रहे हैं तो उसका रेसिस्टेंस कैसा हो गया? बहुत घना हो गया पानी ना, नहीं समझे? जैसे इसको ऐसे समझाता हूँ आपको मैं। अगर मैं, आप एक बाल्टी पानी लीजिए, उसमें हाथ डालिए और हाथ को ऐसे आगे बढ़ाइए, तो हाथ आपका आसानी से आगे बढ़ेगा कि थोड़ा सा मुश्किल होगा, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा? तो आंसर है आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चारों तरफ पानी के मॉलिक्यूल हैं। आप हाथ डाल के आगे बढ़ाएंगे तो वो पानी के मॉलिक्यूल क्या करेंगे? आपके हाथ को उल्टा फोर्स लगा के रोकेंगे, तो आपको फोर्स लगा के हाथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। एक ये एक्सपेरिमेंट हो गया। दूसरा, उस पानी के बजाय आप शहद लीजिए एक बाल्टी, हनी, और हनी में हाथ डाल के हाथ आगे बढ़ाइए, तो आप देखेंगे आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। पानी में हाथ डाल के चलाइए, कम फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन हनी में हाथ डाल के जब आप आगे बढ़ाएंगे हाथ तो ज़्यादा फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि हनी गाढ़ी होती है। ग्लिसरीन में हाथ डाल के चलाइए, ग्लिसरीन गाढ़ा होता है, तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ग्लिसरीन भी गाढ़ा होता है, हनी भी गाढ़ी होती है। गाढ़े होने का क्या मतलब है? यहाँ मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल लगने वाला फोर्स कैसा है? बहुत स्ट्रांग है ना। तो अगर बहुत स्ट्रांग फोर्स है तो वो क्या कर रहा है? मेरे हाथ को रिपल कर रहा है फोर्स लगा के। तो ये क्या चीज है? मेरे हाथ के फ्लो को होने नहीं दे रहा है। तो हम बोलेंगे हमारे फ्लो में ये क्या कर रहा है? रेसिस्टेंस पैदा कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी विस्कोसिटी कैसी है? बहुत ज्यादा है। क्यों विस्कोसिटी ज्यादा है? क्योंकि ये गाढ़ा है। गाढ़ा क्यों है? क्योंकि इनके बीच का मॉलिक्यूलर फोर्स कैसा है? स्ट्रांग। तो जब सॉल्वेंट के बीच का फोर्स स्ट्रांग होता है तो उसकी विस्कोसिटी कैसी होती है? रेसिस्टेंस कैसा होता है? बहुत ज्यादा। इसीलिए अगर विस्कोसिटी ज्यादा है तो वो क्या करेगा? ज्यादा रेसिस्टेंस ऑफर करेगा। ज्यादा रेसिस्टेंस ऑफर करेगा किसको? फ्लो ऑफ आयन को। समझ में आ रहा है? और अगर आयन नहीं मूव हो पा रहा है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या हो गया? क्या हो गया? कम हो गया ना। एंड हेंस लोअर विल बी द कंडक्शन। ये समझ में आया आपको? बोलिए कि नहीं आया? बोलिए बोलिए, आया कि नहीं आया? ठीक है, आ रहा है? बोले, ये समझ आया? विस्कोसिटी किसको बोलते हैं? गाढ़ेपन को। गाढ़ापन क्यों आता है? क्योंकि मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल फोर्स कैसा होता है? बहुत स्ट्रांग होगा तो कोई चीज जब उसमें चलनी चाहेगी तो वो सॉल्यूशन क्या करेगा? उसको रोकेगा, चलने नहीं देगा। जैसे हनी में आप हाथ डाल के चला रहे हो तो हनी क्या करेगी? आपके हाथ को जाने नहीं देगी, तो आपको बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा। पानी में आप हाथ डालोगे तो पानी आपके हाथ को जाने नहीं देगी, लेकिन वो कम फोर्स लगाती है, तो हमको थोड़ा सा फोर्स भी हम लगाएंगे तो हाथ चला जाता है। दोनों कंपेयर करके देखिए, पानी में हाथ चलाना आसान है कि हनी में हाथ चलाना आसान है? तो आप बोलेंगे पानी में ज़्यादा आसान है। पानी भी रेसिस्ट करती है लेकिन उसका रेसिस्टेंस कैसा होता है? कम। इसी चीज को बोलते हैं विस्कोसिटी। समझ में आया? लिक्विड जब अपने अंदर किसी फ्लो को रोकती है, रेसिस्टेंस पैदा करती है फ्लो के रास्ते में, तो वो उसका विस्कोसिटी कहलाता है, विस्कस फोर्स कहलाता है। आ रही बात समझ में कि नहीं आया? जैसे एक छर्रा लीजिए मेटल का, उस छर्रे को एक बाल्टी पानी लीजिए, उस छर्रे को यहाँ से गिराइए पानी में, तो जब ये छर्रा जाएगा पानी में गिरेगा तो पानी के अंदर इसकी स्पीड कम हो जाएगी। हवा में जब गिर रहा था तो स्पीड ज़्यादा, जैसे ही पानी में आया स्पीड क्या हो गई? अब आप देखेंगे ये धीरे धीरे जा रहा है नीचे। गया? क्यों गया? क्योंकि यहाँ हवा में रेसिस्टेंस कम था, जैसे ही पानी में आया रेसिस्टेंस क्या हो गया?
ज्यादा, क्योंकि ए और ए के बीच लगने वाला फोर्स कैसा था, स्ट्रॉन्ग, इसलिए वो बॉन्ड नहीं टूटा। तो सब मिलकर क्या करते हैं, इसको उल्टा ऊपर फोर्स लगाते हैं, इसलिए ऊपर भी फोर्स लगने लग गया। अब ये नीचे जा रहा है तो नीचे जाने की स्पीड क्या हो गई, ऊपर फोर्स लगने की वजह से कम। ऊपर कौन फोर्स लगाता है, पानी के मॉलिक्यूल। इसी छर्रे को आप हनी में डालिए, ग्लिसरीन में डालिए, जब आप इसको ग्लिसरीन में डालेंगे, जब ये गिरेगा ग्लिसरीन में, तो ग्लिसरीन में और धीरे 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 नीचे जाएगा। क्यों, ग्लिसरीन के मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स कैसा होता है, और स्ट्रॉन्ग, तो वो और ज्यादा इसको रिपल करते हैं, तो और धीरे 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 नीचे जाता है। समझ में आया। ये जो ऊपर लगने वाला फोर्स है, जो लिक्विड लगा रहा है छर्रे में, ये फोर्स कौन सा फोर्स होता है, विस्कोसिटी। समझ में आ रहा है। तो अगर मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो उसकी विस्कोसिटी कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग। और अगर विस्कोसिटी स्ट्रॉन्ग है तो वो किसी भी चीज के फ्लो में क्या पैदा करेगी, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस। तो फ्लो में अगर रेसिस्टेंस पैदा हुआ तो फ्लो कैसा हो जाएगा, कम, तो इलेक्ट्रिक करंट भी कैसा हो जाएगा, कम। समझ में आ गई बात। ठीक है, पांचवी प्रॉपर्टी नोट करिए, लास्ट प्रॉपर्टी, टेम्परेचर। What is the effect of temperature? If we rise temperature, what is the effect on conduction of electricity in electrolytic solution? क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस क्या होता है, अभी आप लिख चुके हैं पहले, क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में कंडक्टेंस कैसा हो जाएगा, इंक्रीज। और मेटालिक में, मेटालिक कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो करंट क्या होगा, बढ़ जाएगा ना। क्यों बढ़ता है, तो आंसर है इसलिए बढ़ता है। फिर से सुनिए, उसी फोर्स के बारे में बात कर रहा हूं। किसी भी चीज का जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके बीच का बॉन्ड क्या होता है, टूटता है ना। देखिए, पानी को आप गर्म करते हैं तो पानी के बीच का बॉन्ड, ए और ए के बीच का बॉन्ड क्या होगा, गर्म करने से टूटेगा। तो अगर ए के बीच के बॉन्ड टूट रहे हैं तो वो बी का स्वागत करेगा, बी के साथ बॉन्ड बनाने के लिए फ्री हो रहा है। आप इलेक्ट्रोलाइट डाल दिए, पानी लिए, पानी का फोर्स कौन सा है, ए और ए के बीच लगने वाला फोर्स। इलेक्ट्रोलाइट डाले, बी और बी के बीच लगने वाला फोर्स, दोनों है। ए और ए के बीच का बॉन्ड भी बना हुआ है, बी और बी के बीच का बॉन्ड भी बना हुआ है। नीचे से उसको गर्म कर दीजिए, गर्म करेंगे तो क्या होगा, बोलिए क्या होगा, क्या होगा, बी और बी के बीच का बॉन्ड टूटेगा, ए और ए के बीच का बॉन्ड टूटेगा, और ए और बी के जो बीच बॉन्ड बन रहा था वो भी क्या होगा, गर्म करने से टूटेगा। तो सब बॉन्ड तो टूट रहे हैं। तो देखिए 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 देखिए, अगर सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच का बॉन्ड टूट गया तो इसके बीच का इंटरेक्शन कैसा हो जाएगा, कम। और अगर इंटरेक्शन कम हो गया तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कैसा हो जाएगा, ज्यादा। ठीक है। दूसरी चीज देखिए, दूसरी चीज यहां देखिए, पानी और पानी के बीच का बॉन्ड भी क्या हुआ, गर्म करने से टूटा। तो अगर ये बॉन्ड टूटा तो इसका अट्रैक्शन भी कैसा हो गया, कम। तो इसका विस्कोसिटी भी कैसा हो गया, कम। तो इसका रेसिस्टेंस भी कैसा हो गया, कम। तो फ्लो कैसा हो गया, ज्यादा। समझ में आया, नहीं आया। अरे भाई, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच का फोर्स जब ज्यादा होता है तो विस्कोसिटी ज्यादा होती है, तो रेसिस्टेंस ज्यादा होता है, तो फ्लो कम हो जाता है। समझ आया कि नहीं आया, बोलिए बोलिए। और अगर हमने गर्म किया, ए और ए के बीच का बॉन्ड भी टूटा, तो विस्कोसिटी कैसी हो जाएगी, कम। तो रेसिस्टेंस भी कैसा हो जाएगा, कम। तो फ्लो कैसा हो जाएगा, ज्यादा। ठीक है। फिर ए और बी के बीच का जो बॉन्ड बन रहा था, गर्म करने से वो भी बॉन्ड टूटेगा। तो जब ए और बी के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच का बॉन्ड भी ब्रेक हो गया गर्म करने से, तो सॉल्वेशन कैसा हो जाएगा, कम। जब ये ज्यादा होता है तो सॉल्वेशन ज्यादा होता है, और जब ये बॉन्ड कमजोर हो जाएगा तो सॉल्वेशन कैसा हो जाएगा, कम। सॉल्वेशन कम होगा तो कंडक्शन कैसा हो जाएगा, ज्यादा। इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ाने से ए और ए के बीच का बॉन्ड, ए और बी के बीच का बॉन्ड, बी और बी के बीच का बॉन्ड सब टूटते हैं, डिक्रीज होते हैं इनके बीच का बॉन्ड। इनके बीच का फोर्स क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो फ्लो ऑफ आयन कैसा हो जाएगा, ज्यादा। तो इलेक्ट्रिकल करंट भी कैसा हो जाएगा, ज्यादा। ठीक है। सो यहां नोट करेंगे, with rise in temperature, solute solute, comma, solvent solvent, comma, and solute solvent interaction
डिक्रीजेस। समझ में आया? टेम्परेचर बढ़ाने से विथ राइज इन टेम्परेचर क्या होगा? सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच का इंटरेक्शन कम हो जाएगा, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन कम हो जाएगा, और सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन भी कम हो जाएगा। तो सब इंटरेक्शन जब कम हो गए तो फ्लो ऑफ आयन कैसा हो गया? ज़्यादा। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा। एंड हेंस larger will be the